बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और अब आपको बताएं, कारसाज पर अमीरजादे की कार से टक्कर से बाप बेटी जहां बख्त। सीसीटीवी फुटेज में मुलजमा नताशा दानिश की वाज़ेह गफलत सामने आ गई। मुलजमा ने पहले मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मारी। मुलजमा ने मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को रोंदते हुए भागने की कोशिश भी की। तेज रफ्तारी में मोटरसाइकिल के बाद दूसरी गाड़ी को भी कुचल डाला। केस की अदालत में समाअत हुई। अदालत ने खातून को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। हादसे में जाँ बहक होने वाले बाप बेटी को आहों और सुस्कियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। कारसाज पर अमीरजादी की कार की टक्कर से बाप बेटी की हलाकत। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। मुलजिमा नताशा दानिश की वाज़ेह गफलत इस फुटेज में नजर आ रही है। मुलजिमा ने पहले मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मारी। मुलजिमा ने मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को रोनते हुए भागने की कोशिश की। तेज रफ्तारी में मोटरसाइकिल के बाद दूसरी गाड़ी को भी कुचल डाला। केस की अदालत में समाअत हुई। अदालत ने खातून को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। हादसे में जाँ बहक होने वाली बाप बेटी को आहों और सिसकियों के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया था और कल से अब तक इसमें बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हुई है और बहुत ज़्यादा हमने मामला देखे हैं कि खातून को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। कामरान मिन्हास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेंगे। कामरान, सीसीटीवी भी सामने आ गई है, खातून की गफलत वाज़ेह नजर आ रही है। जी बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है और इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कराची की सड़कों पर। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है कराची की सड़कों पर जो है गफलत की वजह से, तेज़ रफ्तारी की वजह से बहुत से शहरी जो है अपनी जान से चले जाते हैं। और ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था जिसमें खातून नताशा ने जो इंतहाई जो है गफलत का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से कीमती जानों का ज़िया हुआ और लोग भी ज़ख्मी हुए। इसमें सबसे जो अफसोसनाक जी बिल्कुल, कराची की सड़कों पर रोज़ाना ऐसे नज़ारे हम देखते हैं, ऐसे मनाजिर हमें देखने में नज़र आते हैं जिसमें किसी की गफलत से किसी की जान चली जाती है। कारसाज पर अमीरजाद कार की टक्कर से बाप बेटी की हलाकत हुई। सीसीटीवी फुटेज में मुलजिमा नताशा दानिश की वाज़ेह गफलत सामने आ गई है। मुलजिमा ने पहले मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मारी। मुलजिमा ने मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को रोनते हुए भागने की कोशिश भी की। तेज रफ्तारी में मोटरसाइकिल के बाद दूसरी गाड़ी को भी कुचल डाला। केस की अदालत में समाअत हुई। कामरान मिन्हास हमारे साथ ही मौजूद हैं। कामरान, वाज़ेह तौर पे हमें नजर आ रहा है कि खातून को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। आशा जो खातून है वो एक बासर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं और पुलिस की जानिब से भी जो है अदालत को जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें यही बताया गया है कि खातून जो है वो इस वक्त इस काबिल नहीं है कि उनसे तफ्तीश की जा सके या उन्हें मौजूद अदालत में पेश किया जा सके। जबकि जो खातून है नताशा, जिन्होंने इंतहाई गफलत का और तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा किया और सीसीटीवी फुटेज भी जो है बोल बोल के बता रही कि किस तरह से कीड़े मकोड़ों की तरह आम शहरियों को समझते हुए जो है उन्होंने अपनी गाड़ी को ड्राइव किया, जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ। इमरान और उसकी जवान साला बेटी जो अपने कैरियर को बना रही थी और आगे जो है वो उसने बहुत सारे पाकिस्तान के लिए, अपने शहर के लिए काम कर रहे थे, वो भी अपनी जान से चले गई। सूरत हाल जो है वाकई बहुत ज़्यादा गंभीर दिखाई देती है। अदालत की जानिब से यही कहा गया है कि खातून को जो है मौजूद अदालत के रूबरू पेश किया जाए, लेकिन वकील की तरफ से और पुलिस की तरफ से भी इस तरह की चीज़ें सामने आ रही है कि खातून नताशा जो मुलजिमा है उनकी जो है जहनी हालत जो है बेहतर नहीं है। अब से कुछ देर कबल जो है गुलजारे हिजरी में जो है नमाज जनाजा इमरान और उनकी साहबजादी की अदा की गई थी। वहाँ पर हर आंख अश्कबार थी और इंतहाई जो है ऐसे मनाजिर थे कि जो देखे नहीं जा सकते। हर शख्स की आंखों में आंसू नज़र आ रहे थे और वहाँ पर भी जो हमारी गुफ्तगू हुई आम लोगों से, उन्होंने बहुत ज़्यादा गम और रंज का इजहार किया। और मैं आपको बताऊँ, इंतहाई अफसोसनाक बात है कि कराची में पहले भी इतने बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं। कराची में ऐसे भी हादसे हो चुके हैं कि ट्रैफिक पुलिस की गफलत और शहरियों की गफलत की वजह से जो है पूरे ख़ानदान जो है अपनी जान से गए। यहाँ पर जो बड़े बड़े कंटेनर चलते हैं उनकी वजह से भी बड़ी हलाकतें हुई हैं। ठीक है, लेकिन जो मुल्ज़िमान होते हैं, ये माहिर कानून एडवोकेट ताहिर महमूद ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, खातून ने कई अफराद को कुचल दिया है, 2 लोग उसमें मारे गए हैं, क्या आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, मैं इस इंसिडेंट को ऐसे देखता हूं कि जो पुलिस है वो एट
اٹ انسیپشن ہی ملزمان کا ساتھ دے رہی ہے. آج جیسے کہ آپ کو معلوم ہوا ہے کہ حقائق کے مطابق ایز پر لا جب ریمانڈ کی ایپلیکیشن انڈر 167 جمع کرائی جاتی ہے، کوئی بھی ملزم ہو وہ جس بھی حالت میں ہو اس کو کورٹ میں پہنچایا جاتا ہے، لیکن پولیس نے ملزمان کی ملی بھگت سے اپنی کسٹڈی سے اس کو فرار کرا کے کسی اسپتال بھجوا دیا. اب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اتنے انفلوئنشل لوگ ہیں کہ یہ کورٹ میں ملزم کو پروڈیوس ہوئے بغیر، ریپریزنٹ ہوئے بغیر ہی اس کو یہاں سے نکال کے لے جائیں گے، یا تو اس کو یہ آؤٹ آف کنٹری بھجوا دیں گے، یا تو وہ پھر جو ہے اس طرح کے ہتھ کنڈے یوز کریں گے کہ ان کو کورٹ میں پریزنٹ ہونے سے پہلے ہی یہ جو اس طرح کے، جیسے یہ ایک مرڈر ہے اگر دیکھا جائے تو اس میں 302 کی دفعات لگنی چاہیے، یا تو کیونکہ یہ اس طرح کا جیسے کہ وہ پلی لی جا رہی ہے، فار ایگزامپل کہ اگر وہ انسین تھی تو جس نے ان کو گاڑی دی، کیا جس کے نام یہ گاڑی رجسٹرڈ ہوئی ہے کیا ان کی لائبلٹی نہیں آتی؟ وہ کیا اس کرائم میں شریک نہیں ہوتے؟ تو اس طرح کی ہر چیز کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. جیسے کہ ان کے وکیل آپ نے دیکھا ہوگا کورٹ میں یہ پلی لی ہے کہ وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس ہیں، کیا میڈیکل بورڈ بٹھایا گیا ہے؟ کیا کسی میڈیکل ریپریزنٹیٹیو نے ایسے ان کو کہا ہے کہ یہ انسین ہے یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں؟ بہت ہائی تھریش ہولڈ ہوتا ہے اگر اس طرح کا کوئی کلیم دیا جائے کورٹ میں. تو مطلب میرا یہ موقف ہے کہ پولیس ابھی سے ہی جو ہے انویسٹیگیشن آفیسر جو اسٹیٹ کی مشینری ہے، وکٹم کو، کمپلیننٹ کو سپورٹ کرنے کے بجائے ایکیوزڈ پرسن کو سپورٹ کرے. اچھا یہ بتائیے گا سر کہ اگر غیر ملکی لائسنس تھا خاتون کے پاس تو پاکستان میں وہ قابل قبول ہوگا؟ یہ اگر یہ بحث کا مدعا اس لیے ہے کہ قابل قبول تو ہوگا. دیکھیں ڈرائیونگ لائسنس اگر ہم یہاں پاکستان میں بناتے ہیں تو ہمیں یہ ڈرائیونگ لائسنس ہم دوسری کنٹریز میں یوز کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ مدعا اس لیے چھڑا ہے، اگر آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ پتا ہو، اگر دیکھیں ڈرائیونگ لائسنس ہوگا تو یہ پھر قتل خطا میں جائے گا. اگر ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں قتل بسبب میں جائے گا. اور اگر یا انہوں نے کوئی اس طرح کا، جیسے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ الکوہلک سبسٹینس یا اس طرح کی جو ہیں وہ انڈر انفلوئنس تھی کوئی، اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو یہ تب بھی قتل خطا نہیں ہوگا، یہ تب بھی قتل بسبب میں جائے گا. اور قتل بسبب کا جو تھریش ہولڈ ہوتا ہے یا جو ان کی سزا ہوتی ہے وہ ایز کمپیئر ٹو جو قتل خطا ہے اس میں تو یہ دیت لے کے، یہ دیکھیں یہ والی ڈسکشن اس لیے لی جا رہی ہے، کیا ان کے پاس اس وقت موجود تھا؟ ابھی تک تو جو ہے جو گاڑی سرچ کی گئی یا ان کی پوزیشن سے تو نہیں تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ یو کے کا لائسنس پروڈیوس کریں. لیکن تب بھی سوال یہ آئے گا کہ وہ لائسنس جو ہے انہوں نے، جیسے یہاں وہ کب سے آئی ہیں، کب سے یہاں پہ ڈرائیو کر رہی ہیں، کیا انہوں نے یہاں کی لائسنس اتھارٹیز کو اپروچ کیا ہے کہ اس اسٹیٹ کے قوانین کے مطابق اس کو کنورٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں ابھی یہاں تو یہ پلی آپ سمجھ رہے ہوں گے اس لیے لی جا رہی ہے تاکہ وہ جو ہے قتل خطا کی دفعات لگوائیں، وہ دوسری دفعات سے بچیں. تو ابھی دیکھا جائے تو میرے خیال سے وہ کہ اگر کوئی یہاں کے، اگر انہوں نے گورنمنٹ کی جیسے اتھارٹیز کو اپروچ نہیں کیا ہے، اس کو یہاں کے قانون کے مطابق ڈالنے کی کوشش نہیں کی ہے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. مطلب میری یہ رائے ہے. ابھی سر یہ بتائیے گا کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نفسیاتی مریض ہیں، تو اگر یہ واقعی نفسیاتی مریض ہیں تو کیا کوئی کمپنی اعلیٰ عہدے پر تعینات کر سکتی ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں جیسے اگر مریضہ ہیں تو دیکھیں ایک اب یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ کو نفسیات کی بیماری ہے تو اس کے کیا سٹیجز ہیں اور کس طرح کے کون سی سچویشن میں ہو، آپ کون سی کنڈیشن میں ہو. یہاں تو دیکھیں یہ پلی تو اس لیے لی جاتی ہے کہ ہمارے قانون کے مطابق اگر انسینٹی کی پلی لی جائے تو پھر آپ جو ہیں قتل یا اس طرح کے جو دوسرے آپ پہ الزامات ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں، تو آپ ایزیلی جو ہے کیس سے نکل جاتے. اور دوسرا آپ کی بات بھی یہی بالکل وجہ ہے کہ اگر وہ تھیں فار ایگزامپل تو کیا ان کو کوئی اس طرح کا آفس دیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ جب آپ کے پاس ڈیسیژن میکنگ، دیکھیں یہاں تو
प्ली ये ली जा रही है कि उनके पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर थी ही नहीं, या वो अपने जहन से कुछ सोच ही नहीं सकती। अगर ऐसा हो, अगर उनके पास कोई ऐसी चीजें हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई है। मेडिकल बोर्ड अगर कुछ ऐसा सर्टिफिकेट है भी या कुछ है तो उसको, इन मुलजिमा को मेडिकल बोर्ड, मेरी राय के मुताबिक एक मेडिकल बोर्ड बैठना चाहिए, उस मेडिकल बोर्ड में जो है ये चीज डिसाइड हो, क्योंकि किसी एक डॉक्टर के ओपिनियन पे हम रिलाय नहीं कर सकते। ये कोई भी सर्टिफिकेट बना के ले आए और ये बोलें कि ये जो है नफसियाती मरीजा हैं, और ये भी उनको एक जो है वजह मिल जाएगी इस केस से जाने के लिए। तो इस केस में कंप्लेनेंट के जो वकीला हैं या जो सरकारी वकील हैं, कंप्लेनेंट को इस केस को अच्छे से परसू करना होगा और अपने इंसाफ के लिए प्रॉपरली लड़ना होगा। अच्छा, यहाँ पर तब जाके जो है, माजरत मैं आपकी बात को बीच में से इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट बात भी हमारे पुलिस के किरदार के हवाले से है। खातून का 24 घंटे के अंदर अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा लिया गया है। अमूमन हम अपने मुआशरे में देखते हैं कि कोई रेप केस होता है या कोई आम आदमी का केस होता है, एक्सीडेंट केस होता है, उसमें कई कई हफ्ते पुलिस मेडिकल रिपोर्ट ही नहीं बनाती, और जब मेडिकल रिपोर्ट आती है तो अदालत उसको तस्लीम नहीं करती। है वो उनका रोल जो है यहाँ पे यही है कि वो किसी भी तरह से इस मुलजिमा को वो प्रोटेक्ट करें, और हर तरह का जो भी लेवरेज दे सकते हैं, जो भी उनको जो है इस केस से बेल आउट करने की वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तो देखें, अब अदालत ने तो अभी तक उनका कोई मेडिकल सर्टिफिकेट जो है एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने, देखें पुलिस ने, देखें आपने देखा होगा आज की हेयरिंग में पुलिस ने, देखें एक तो ये किया कि रिमांड मांगा, अच्छा रिमांड भी मांग रहे हैं, ड्यूबियस प्ले किया दोनों अतराफ से वो खेले। यहाँ एक तो मुलजिमा की कस्टडी पेश नहीं कराई, कस्टडी पेश ना करा के उल्टा अदालत से जो है वो रिमांड मांगने लग गए, और अदर साइड ने जो है वो बेल मांगने लगे। अब ये दोनों चीजें जो हैं कानूनी तौर पे मुमकिन ही नहीं हो सकती जब तक आप मुलजिम को कोर्ट में प्रोड्यूस ना करें। अब देखें, पुलिस की तो ये ड्यूटी बनती है, अगर आपने किसी भी एक्यूज्ड को अरेस्ट किया है और अरेस्ट हो गया है, अरेस्ट मीन्स कि उसका फर्द गिरफ्तारी बन गया है, फर्द गिरफ्तारी बनने के बाद विद इन 20 आवर्स वो जिस भी हालत में हो आप उसको कोर्ट में पेश करें। अब उन्होंने इसका क्या हल निकाला, उनका एक सर्टिफिकेट जाके बनवाया और बना के वो सर्टिफिकेट कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया कि वो ज़हनी इस हालत में है ही नहीं कि वो आ सकें कोर्ट। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि वो सर्टिफिकेट बनाने कौन गया, इनको वहाँ पेश कराने कौन गया। तो ये आप बिल्कुल सही इसका एनालिसिस कर रहे हैं कि पुलिस का जो रोल है यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउटफुल है कि वो किस तरह काम कर रहे हैं। अच्छा महमूद साहब, ये भी बताइएगा कि जहनी मरीज और पागल में फ़र्क होता है। डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार शख्स भी जहनी मरीज ही कहलाता है। ऐसे केस में बाहर आने के लिए मुकम्मल पागल साबित होना दरकार होता है, या किसी और नौयत का जहनी मर्ज भी मुलजिमा के खिलाफ केस को कमज़ोर कर सकता है? ये बिल्कुल ये बहुत अच्छा सवाल है। आगे जाके इस केस में अगर इसी प्ली पे स्टैंड किया एक्यूज ने, तो बहुत अर्ली स्टेज है इस ट्रायल का, अगर आगे जाके जब ये चालान हो जाता है केस, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और हमारा पाकिस्तान पीनल कोड है ना 1860 का, उसके 182 सेक्शन के मुताबिक ये बहुत हाई थ्रेशोल्ड है। आप किसी को अगर इंसैनिटी की प्ली लेते हो, और हमारे सुप्रीम कोर्ट की इसमें जजमेंट्स हैं, हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं, सिर्फ एक आपने साइकेट्रिस्ट अगर कंसल्ट कर लिया 1-2 बार, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मर्डर के चार्जेस से आप जो है बरी हो जाओगे। तो ये बिल्कुल आप सही एनालिसिस कर रहे हैं। सिर्फ ये प्ली लेने से इनको केस को कोई फायदा नहीं होगा। ये बहुत हाई थ्रेशोल्ड है पाकिस्तानी जो लॉ के अंदर किसी को इनसेन प्रूव करना, और वो अगर टोटली वो जो है अपनी उसकी ज़हनी हालत ऐसी नहीं है, अगर एक मेडिकल बोर्ड बैठता है उसमें जो है अच्छे डॉक्टर्स ये ओपिनियन देते हैं कि ये पिछले कुछ माह से या इससे पहले जो है उनकी मतलब ज़हनी हालत बिल्कुल ही ठीक नहीं है, तो तब तो ये चीज़ कही जा सकती है। लेकिन इस स्टेज पे जो ये प्ली ली गई है पैजेटली, जल्दी से जो है उनके वकीला को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने जो है यही ऑप्ट करके लिया। मुझे लगता है कि ये आगे जाके ये बहुत हाई थ्रेशोल्ड है, उनको ये प्रूव करना इतना इजी नहीं होगा पाकिस्तानी कानून। जी ठीक है सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे नुमाइंदे कामरान मिन्हाज भी काफ़ी देर से हमारा वेट कर रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं।
कामरान, मुल्जिमा के तिबी मुआयने की रिपोर्ट में क्या बात सामने आई है? जी बिल्कुल, इसके जो तिब्बी मुआयना जो सामने आया है उसमें जो रिपोर्ट आई है, पुलिस जो है इसी बात पे जोर दे रही है, उनके वकला भी जो है मुल्जिमा के वो इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि इनकी जहनी हालत जो है ठीक नहीं है। अदालत ने जो है हुक्म ज़रूर दिया है कि मुल्जिमा को जो है हर हालत में जो है मौजूद अदालत के सामने पेश किया जाए, लेकिन पुलिस का जो है मूड इस तरह का दिखाई नहीं देता है। पुलिस की जानिब से यही कहा जा रहा है कि हम जो है शफाफ इसकी तफ्तीश करेंगे, मौसर तफ्तीश करेंगे और जो वाक़या हुआ है इसमें जो मुल्जिम आए उनको जो है करार वाक़ई सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे। पुलिस जो है यहाँ पर इस चीज़ से जो है अपने आप को बचाने की कोशिश करती है कि डॉक्टर की जानिब से जो है जो मुल्जिमा हैं उन्हें नफसियाती मरीज़ करार दिया गया है, या फिर जो है दीगर जो ज़राए पुलिस हमेशा से जो कराची में इस तरह के वाक़यात, अगर कोई बड़ा वाक़यात हो जाए उसमें इस्तेमाल करती रही है, उसी तरीक़ा का जो है पुलिस का तर्ज अमल है। लेकिन ये जो वाक़या है बाप बेटी इसमें कुचले गए, एक बहुत बड़ा सानिया है। कराची के लोग जो है इस हवाले से जो है काफ़ी गमज़दा है, तो यकीनी तौर पर पुलिस को जो है इस पर एक्शन भी लेना पड़ेगा। मैं आपको पहले भी बता रहा था कि जब हम जनाजे में मौजूद थे तो जो अजीज़ व अकारिब हैं इमरान और उनकी साहबजादी के, वो भी बड़ी तादाद में थे, अहले इलाका भी थे और हर आंख अश्कबार थी और वहाँ पर यही बात की जा रही थी कि मुल्जिमा को जो है पुलिस की जानिब से बचाने की कोशिश की जा रही है और उसके अलावा वकला पे भी तनकीद की जा रही थी कि वो जो है इस तरह के रास्ते उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह की जो है एडवाइस दे रहे हैं ताकि वो किसी तरह से उन्हें नफसियाती करार देकर इस मुल्क से जो है पाकिस्तान से जो है उन्हें फ़रार कराया जा सके। तो अभी कुछ देर कबल ही जो है दोनों बाप बेटे की जो है तदफीन मुकम्मल की गई है। अब उनके घर वाले जो है अपने घर की जानिब रवाना हुए हैं, तो यकीनी तौर पर जो है कल इस हवाले से जो है वो अपने वकला से मुशावरत भी करेंगे। उनके जनाजे में आलमगीर खान, उसके अलावा जमात इस्लामी कराची के अमीर भी जो है वो भी साथ थे। उन्होंने भी जो है ये कहा है कि हम हर हाल में जो है ये जो लवाहिकीन हैं जिनके प्यारे जो है इस अफसोसनाक हादसे में चले गए वो उनके साथ हैं और हर महाज पर जो है उनके साथ खड़े होंगे। किसी सूरत जो है पुलिस को इस केस को ख़राब नहीं करने देंगे और उनका कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि जो अदालत है वो इंसाफ करेगी, क्योंकि मुल्जिमा ने इंतहाई लापरवाही का जो है सबूत दिया है और इस तरह से जो है उन्होंने गाड़ी चलाई है और मुख्तलिफ जो है अफवाहें इस तरह की भी गर्दिश की जा रही हैं, लेकिन अभी तक जो है इसकी बाकायदा तस्दीक नहीं हुई है कि मुल्जिमा जो है नशे में भी थी। तो इस हवाले से भी जो है चीज़ें सामने आएंगी तो मज़ीद जो है अब यही कहा जा रहा है लाएअमल जो है लवाहिकीन जो है। बहुत शुक्रिया कामरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। माहिर कानून एडवोकेट ज़ाहिर महमूद भी हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपके वक्त का भी शुक्रिया। इसी हवाले से बात करें तो कारसाज हादसे में जांबाहक बाप बेटी की नमाज जनाजे के बाद अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने मीडिया से गुफ्तगू की है। दुख के साथ ये बात जो है वो कही जा रही है कि कल जो हादसा पेश आया कारसाज में, जिसमें आरिफ साहब और उनकी साहबजादी उसकी डेथ हुई है एक हादसे के अंदर, अल्लाह ताला इनकी इस हादसाती शहादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और एक मुसलमान का ईमान ये है कि जाने वाले पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जाता है, लेकिन अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि हमारे शहर में जिस तरह की रेकलेस ड्राइविंग है, जिसके नतीजे के अंदर कल ये वाक़या भी पेश आया और 6 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें से अभी तक की इत्तलात ये हैं कि दो अफराद जो है वो अपनी जान से गुजर गए हैं और एक पर शदीद ज़ख्मी हालत में इस वक्त भी जिना अस्पताल के अंदर मौजूद है। ज़ाहिर बात है इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। जो वाक़या पेश आया है, हम उन तमाम अफराद के, उन लोगों के गम में बराबर के शरीक हैं कि जिनके घर वालों के साथ ये वाक़या पेश आया। ये दुख की घड़ी है, गम का वाक़या है और हम हुकूमत से भी बात कहते हैं कि जो लोग ज़ख्मी हैं उनका प्रॉपर इलाज होना चाहिए है और जो ये वाक़या पेश आया है इसकी तहकीकात भी होना चाहिए है और उन लोगों को या उससे जिस वक्त की वजह से ये वाक़या पेश आया उसको ना सिर्फ गिरफ़्तार किया गया है, उसकी तहकीकात होना चाहिए है और कैफ़र किरदार तक पहुँचना चाहिए ताकि कल कोई ऐसा हादसा पेश ना आ सके। और हमारे शहर का ये भी अलमिया है कि जिस तरह शहर के अंदर मुंशियात है, आइस का नशा है, जिसके नतीजे के अंदर इस तरह के हादसा पेश आ रहे हैं, लिहाजा इस वाक़े की भी हम शदीद मजम्मत भी करते हैं और अल्लाह ताला से इस पूरे ख़ानदान के लिए दुआ गो हैं कि जिसकी फैमिली के ये फ़र्ज है वो चला गया है। बस ये चंद गुजारिशात थी आप लोगों से।
अब आपको बताएं, सिंध हुकूमत ने मुनशियात की रोकथाम के लिए कोशिशें तेज कर दी। सीनियर वजीर ने निजी महफिलों पर छापे मारने की हिदायत कर दी। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं जामियात में स्क्रीन टेस्ट भी करवाए जाएंगे। जिन्ना अस्पताल की साबिक़ नायब से मुस्तफीद होने वालों में 31% मरीजों का ताल्लुक पंजाब से है। आजिज जमाली की रिपोर्ट। कराची में मंशियात फरोशों की शामद, सिंध हुकूमत ने कमर कस ली। सीनियर वजीर ने मंशियात की रोकथाम के लिए पुलिस और रेंजर्स को हिदायत जारी कर दी। शर्जील मेमन ने कहा कि शहर में जारी निजी महफिलों पर छापे मारे जाएं। कहा कि तमाम जामियात में स्क्रीनिंग करवाएंगे और जामियात से सर्टिफिकेट लेंगे। फेडरल गवर्नमेंट ने भी फैसला कर दिया है। एनएफ से मेरी मीटिंग हुई थी, बाकी इदारों से मीटिंग हुई थी, कस्टम्स वाले भी थे। अब ये यूनिवर्सिटीज़ तक ये टेस्ट जाएंगे। यूनिवर्सिटी के बच्चों की भी वो जो है उनकी भी स्क्रीनिंग होगी और अब हम यूनिवर्सिटी से और एजुकेशन इंस्टीट्यूट से लेंगे, वो हमें सर्टिफाइड करके देंगे कि उनके पास कोई भी यहाँ पे अंदर नाम मंशियात बिक रही है, ना कोई लेके आ रहा, ना कोई उनका स्टूडेंट ले रहा है। महकमा इतलात के सोशल मीडिया विंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिन्ना अस्पताल में 3 नए शोबों का इफ्तिदा किया है। जिन्ना अस्पताल की साइबर नाइफ का इलाज मुफ्त होता है, जबकि दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मुमालिक में ये इलाज करोड़ों रुपए का होता है। यहाँ पर मुल्क के 165 शहरों से मरीज आते हैं, जिनमें 31% मरीजों का ताल्लुक सूबे पंजाब से है। ये पाकिस्तान के हर गली कूचे के उन लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि इन हॉस्पिटल्स में इलाज सिर्फ सिंध के लोगों का नहीं होता। इन हॉस्पिटल्स में इलाज जो है वो पूरे पाकिस्तान के लोगों का होता है। सिर्फ जो साइबर नाइफ है उसके स्टेटस के हिसाब से 31% जो पेशेंट्स हैं वो पंजाब के वो आते हैं कराची में इलाज कराने। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पंजाब हुकूमत पर हम तनकीद नहीं करेंगे, लेकिन बिजली के मसले का मुस्तकिल हल तलाश करना है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। कारोबारी हवाले से खबर शामिल करेंगे। गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड को तब्दील कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2024 को ख़त्म हो गई। मुख्तलिफ मालियत के गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड्स में 4 अरब 22 करोड़ रुपए हैरान कुन रकम के दावेदार का पता ही न चल सका। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड की रिपोर्ट जारी कर दी। गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड तब्दील कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2024 को खत्म हो गई। आखिरी तारीख गुजरने के बाद भी 4 अरब 22 करोड़ रुपए मालियत के प्राइस बॉन्ड तब्दील न हो सके। मुख्तलिफ मालियत के गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड के दावेदार का पता ही नहीं चल सका। हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद बार तारीख में तौसी करने के बावजूद बड़ी मालियत के बॉन्ड्स तब्दील न हो सके। हुकूमत ने 7,500, 15,000, 25,000 और 40,000 रुपए के बॉन्ड्स को बंद करने का ऐलान किया था। रिपोर्ट के मुताबिक 7,500 रुपए के गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड 1 अरब 28 करोड़ 70 लाख रुपए के तब्दील ना हो सके। 15,000 के 1 अरब 50 करोड़ 30 लाख और 25,000 के 70 करोड़ रुपए मालियत के प्राइस बॉन्ड तब्दील ना किए जा सके। 40,000 रुपए के गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड 72 करोड़ 80 लाख रुपए के तब्दील ना हो सके। अभी तक हुकूमत की तरफ से गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड को तब्दील करने में मजीद तौसी का कोई इशारा नहीं मिला। अशरफ खान, सिटी 21। बढ़ती महंगाई और बिजली की कीमतों पर बिजनेस कम्युनिटी का इजहार तशवीश। बिजनेसमैन पैनल के चेयरमैन अंजुम निसार कहते हैं कि बिजली के मौजूदा निरखों और शरह सूद पर सनत नहीं चल सकती, हुकूमत को पॉलिसी तब्दील करना होगी। राहिल बेग की रिपोर्ट। बिजली के इजाफे बिल टैक्स की शरह में इजाफा बिजनेस कम्युनिटी ने आवाज बुलंद कर दी। साबिक सदर FPCCI बिजनेसमैन पैनल सीनियर नायब चेयरमैन नासिर हयात मग्गू की जानिब से बिजनेस कम्युनिटी के लिए तकरीब मुनक्किद की गई। बिजनेसमैन पैनल के चेयरमैन अंजुम निसार और सीनियर नायब चेयरमैन हयात मग्गू ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, एक्सपोर्ट सेक्टर में फाइनल टैक्स रिजम को नॉर्मल टैक्स रिजम कर दिया गया। बिजली के नरखों और शरह सूद में इजाफे से सनत मुतासिर हो रही है। इस सूरत में सनतें नहीं चल सकती। अब 14 रुपए यूनिट जो है पंजाब में हम सब्सिडाइज करेंगे 45 अरब, वो हमारा ही पैसा है ना। ये इस तरह नहीं चलेगा और ये मामला बहुत गलत जा रहा है। अब आप एडवांस टैक्स के नाम पर 60,000 रुपए आप जो है वो टैक्स इम्पोज कर रहे हैं उन पर, भले वो एडवांस ही हो। तो ये जो मिसट्रस्ट और ये जो अच्छी भली पॉलिसी का सत्यानाश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इस तरह भी आपकी इकॉनमी नहीं चल सकती। तकरीब में कारोबारी बरादरी ने शिरकत करते हुए कहा कि हुकूमत को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे मुल्क की मईशत में इजाफा हो, न कि ऐसी पॉलिसी जिससे सनतकार मुतासिर होकर सनत बंद करने पर मजबूर हो जाए। कैमरामैन काशिफ अली के साथ राहिल बेग, सिटी 21।
मुल्क भर के सनतकार पैदावारी लागत मुसलसल बढ़ने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। बिजनेसमैन पैनल चेयरमैन अंजुम निसार ने कहा है कि पैदावारी लागत इतनी बढ़ चुकी है कि नई इंडस्ट्री लगाना तो दूर की बात, मौजूदा इंडस्ट्री नहीं चल पा रही। वाज़ेह किया कि बिजली के बिलों से अवाम, ताजर और सनतकार शदीद परेशान है। हुकूमत को बिजली की कीमत कम करना होगी। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। महंगी बिजली पर बिजनेसमैन का बड़ा रद्द अमल सामने आ गया। पैदावारी लागत बढ़ने से इंडस्ट्री चलाना दुश्वार करार दे दिया। बिजनेसमैन पैनल चेयरमैन अंजुम निसार ने कहा कि नई इंडस्ट्री लगाना तो दूर की बात, मौजूदा इंडस्ट्री नहीं चल पा रही। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री लागत बढ़ने की वजह से रीजनल ममालिक से मुकाबला नहीं कर पा रही। साथ ही मुकामी इंडस्ट्री भी लागत बढ़ने पर अशिया की कीमत बढ़ा दी है। तो बात यह है कि अब वो अपनी इंडस्ट्री को माइग्रेट कर रहे हैं दूसरे मुल्कों में, जिसमें वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिर आपके अपना इजिप्ट में और अफ्रीकन कंट्रीज़ में, व्हाई नॉट पाकिस्तान। यहाँ दुनिया की 5वीं बड़ी हाईली पॉपुलेटेड पब्लिक मौजूद है और उसके बावजूद वो शेयर, वो इंडस्ट्री पाकिस्तान में माइग्रेट नहीं कर रही। तो हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। बिजनेसमैन पैनल चेयरमैन अंजुम निसार ने कहा कि शरह सूद 19.5% और बैंक मार्कअप मिलाकर 22% पर कौन कर्जा लेगा। इसके साथ बिजली की कीमत दुनिया में 8 सेंट है और पाकिस्तान में 17 सेंट फी यूनिट पर पहुंच गई है। बिजली की जो प्राइस है वो दुनिया में 8 सेंट है और हमारे यहाँ 17 सेंट है। तो भाई आपने इस दुनिया में रहना है, इस ग्लोबल विलेज में रहना है, तो आपने कहीं compete भी करना है ना। तो उसकी अगर आपकी प्राइस इतनी ज़्यादा होगी तो आप compete नहीं कर सकोगे। आज बिजली की बिलों की वजह से सनतें बंद हो रही हैं, ताजिर परेशान है, घरेलू सार्फिन परेशान है। अंजुम निसार ने कहा कि जब तक बिजली की कीमत कम नहीं होगी इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी। कैमरामैन काशिफ के हमरा, अशरफ खान, सिटी 21। FB एरिया ब्लॉक 7 का संगम क्रिकेट ग्राउंड ज़बोहाली का शिकार है। ग्राउंड में पानी और कीचड़ जमा होने के बायस बच्चे खेलों से भी महरूम हैं। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। FB एरिया में खेलों का मैदान खंडरात का मंजर पेश करने लगा। ब्लॉक 7 के संगम ग्राउंड में जगह जगह पानी और कीचड़ मौजूद, बच्चे खेल से महरूम हो गए। SAJ एकेडमी स्कूल के मालिक इकबाल गाना भी ग्राउंड की खस्ता हाली से परेशान है, क्योंकि बच्चे स्कूल में ही खेलने पर मजबूर हैं। हमारी अलमिया है कि हमारी गवर्नमेंट सन को ग्राउंड के हवाले से काम कर नहीं रही है। ज़ाहिर बात है हुसैनाबाद में ग्राउंड है, हमारी स्कूल SAJ काफ़ी दूर है, फिर भी बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आते हैं। आपके ताउन से मैं हुकूमत सिंध से ज़रूर कहूँगा कि यहाँ के ग्राउंड के इंतजाम करें, ताकि बच्चे ग्रास लेवल पे खेलेंगे तो आगे जाके पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर सकेंगे। क्रिकेट एकेडमी के कोच सैयद मुहिद्दीन ने ग्राउंड की खस्ता हाली की वजह बल्दियाती नुमाइंदों की अदम तवज्जो को करार दे दिया। ग्राउंड तो माशाल्लाह से यहाँ पर मौजूद है, मगर उसकी मेंटेनेंस नहीं है। जिना ग्राउंड भी है, संगम स्पोर्ट्स ग्राउंड है और कोहिनूर ग्राउंड भी है, ये ग्राउंड मौजूद हैं, मगर अगर इसकी मेंटेनेंस की जाए, इसको प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो इसमें बच्चे बहुत सारे हज़ारों की तादाद में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अच्छा माहौल क्रिएट हो सकता है। मगर अफसोस की बात है कि इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। संगम क्रिकेट ग्राउंड में 15 साल कबल लगने वाली फ्लड लाइट भी गायब कर दी गई। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से ग्राउंड की हालत बेहतर करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। सोहराबकोट पुल भी खस्ता हाली का शिकार हो गया। पुल पर गड्ढा होने के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होने लगी। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। शहरियों का मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो गया। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखें। मौसम खुशगवार लेकिन सड़कें खस्ताहाल, कराची वालों का जीना मुहाल। शहर कायद में हल्की बरसात से मौसम तो खुशगवार हो गया, लेकिन शहरियों की मुश्किलात भी बढ़ गईं। खस्ताहाल सड़कों के साथ अब ब्रिज भी तबाही के दहाने पर पहुंचने लगे। सोहराब गोड पर कायम पुल पर गड्ढा पड़ जाने के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होने लगी। सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए शहरियों का कहना था कि मिनटों का सफर घंटों में तय कर रहे हैं। एक गड्ढे के बायस पूरी सड़क पर ट्रैफिक जाम है। तो अभी हम आए तो उसमें भी 2.5 से 3 घंटे लग गए। इस ट्रैफिक पे रोड पे खड़े हुए थे हम, तो और भी है, लिहाजा यहाँ कोई भी आता नहीं है। तो ये ट्रैफिक को ये जो खड्डा हुआ हुआ है यहाँ पर रोड पर, तो उस पर यहाँ कोई भी मलबा नहीं डाला हुआ। ऑफिस के लिए भी लेट होते हैं और अब बारिश भी हो रही है तो गिरने का भी मसला है। मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो रहा है। मुसाफिरों के मुताबिक 1 माह से इस अजियत से होकर गुजरना पड़ रहा है, लेकिन कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं है। इस बेहतरीन मौसम में भी कराची वाले बल्दियाती नुमाइंदों की नाअहली के सबब सफरी मुश्किलात से दो चार हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21।
ताजरों ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी फीस में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शर्जील गोपलानी कहते हैं इलेक्शन की दौड़ बाहर से रखने की कोशिश हो रही है। बरसर इख्तिदार ग्रुप ताजरों का इस्तेहसाल कर रहा है। काविश मेमन की रिपोर्ट। कराची चैम्बर के इंतखाबात का दंगल, छोटे ताजिर भी मैदान में आ गए। BMG ग्रुप को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। सदर कराची टिम्बर मार्केट शर्जील गोपलानी कहते हैं कि इलेक्शन की दौड़ से बाहर रखने के लिए कागजात नामजदगी फीस 1 लाख रुपए कर दी गई है। बरसर इख्तिदार ग्रुप ताजिरों का इस्तेहसाल कर रहा है। फीस में जो है देखें, कॉन्स्टिट्यूशन चैम्बर का ये बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 15,000 रुपये फीस वाज़े तौर पे लिखी हुई है, लेकिन चंद सालों से पिछले साल 50,000 रुपये कर दी गई, इससे पहले 35,000 रुपये कर दी गई थी और अचानक से 1 लाख रुपये दफ़ा कर दी गई, ताकि छोटा ताजिर जो है वो किसी तरीके से भी इलेक्शन में हिस्सा ना ले पाए। वैसे ही वो करोड़ों रुपये खर्च करते हैं और जो है इलेक्शन का जो माहौल होता है वो हमारे छोटे ताजिरों के लिए तो काबिल कबूल होता नहीं है और ये पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि छोटे ताजिर जो हैं वो चैम्बर तक ना पहुँचे। शर्जील गोपलानी बोले कि वोटर लिस्ट में कॉर्पोरेट और एसोसिएट मेंबरान को अलग नहीं किया गया, जिस पर हमारे एतराज़ात हैं। DGTO ने कराची चैम्बर को फहरिस्तें अलग जारी करने की हिदायत कर दी है। एक चीज़ तो हमारी DGTO ने मान ली कि एसोसिएट और कॉर्पोरेट को अलग किया जाए, जिसमें इनका चैम्बर का कहना ये था ये सिक्योरिटी का मसला है। हमें तो ये नहीं पता कौन सी सिक्योरिटी का मसला था, लेकिन कल उन्होंने वाज़े तौर पे DGTO ने अहकाम जारी कर दिए कि एसोसिएट और कॉर्पोरेट की लिस्ट अलग अलग जारी की जाए। कराची चैम्बर के इलेक्शन के लिए 23 अगस्त तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की फहरिस्त की जाएगी। कराची चैम्बर में पोलिंग 21 सितंबर को होगी और अहदेदारों का इंतखाब 28 सितंबर को किया जाएगा। कैमरामैन हसन अमीन के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सिंध के सरकारी महकमों में अरबों रुपए की करप्शन। सरकारी महकमे ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर जवाब देने से गुरेजा, रिकॉर्ड भी गायब हो गया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स ने सिंध के सरकारी महकमों की नाक़िस कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। रिपोर्ट में कहा गया कि अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम के बावजूद सरकारी महकमे ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं करवाते। महकमा तालीम, सेहत, सकाफत और सियाहत, औकाफ ने रिकॉर्ड पेश नहीं किया। इन तमाम महकमों पर अरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है। करप्शन में मुलव्विस बाज़ अफसरान रिटायर्ड हो गए। करप्शन में मुलव्विस अफसरान दीगर महकमों में चले गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सरकारी महकमों से हिसाबात की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। सिटी 21 से बात करते हुए चेयरमैन PAC निसार अहमद खोड़ू ने बताया कि रिकॉर्ड पेश न करने पर सरकारी अफसरान के खिलाफ वो चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर आला सिंध को खत लिखेंगे। गुलिस्तान जौहर नोमान एवेन्यू के करीब डंपर की टक्कर से सारा इकबाल नामी खातून जान बहक हो गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी से। बिल्कुल, देखिए, डंपर ने एक और मोटरसाइकिल चलाने वाली खातून को कुचल दिया है। सारा इकबाल नामी जो 23 साल नौजवान खातून थी वो जाबाक हो गई है। SHO शार फैसल हमारे साथ मौजूद है। ये बताइएगा, एक और अफसोसनाक हादसा पेश आया है। कल हमने देखा कि कारसाज पर जो है वो नताशा नामी खातून ने बाप बेटी को कुचल दिया और अभी एक और हादसा ये हो गया कि ये खातून स्कूटी चला रही थी। क्या वाक़या हुआ था ये? जी, इसमें ये एक मोटरसाइकिल जो है राइड कर रही थी खातून सारा इकबाल, शांति नगर की ये रिहायशी हैं। तो बारिश की वजह से इनकी बाइक स्लिप हुई तो पीछे एक डंपर आ रहा था, जो डंपर ने इनको कुचल दिया। डंपर वाला स्पॉट से फौरी जो है फ़रार हो गया। डंपर हमने कब्ज़े में ले लिया है। डंपर ये जो है रेती बजरी वाला डंपर है। तो इस फौरी तौर पे इनको रेस्क्यू किया गया, हॉस्पिटल पहुंचाया गया जहां ये फौत हो गई हैं। वहां इनके लवाहिकीन अभी आ रहे हैं और इसमें ज़ाब्ते के मुताबिक जो है कार्रवाई की जाएगी। हम देख रहे हैं कि 23 साल की उम्र है, तो खातून जो बाइक भी चला रही थी, कुछ ऐसा लग रहा है कि लाइसेंस था या नहीं था इसका? जी, अभी ये बिल्कुल हम वेरीफाई कर रहे हैं। इमीडिएट पता चला है कि लाइसेंस नहीं था इनके पास, मगर और अभी फर्दर देखते हैं, इनमें ट्रैफिक वालों से रब्ता करते हैं। ये अकेली थी बिल्कुल। हेलमेट पहना हुआ था? नहीं, इनके ऊपर हेलमेट नहीं था। अगर हेलमेट की बाइक चला रही थी? बिना हेलमेट के बाइक चला रही थी। डंपर वाला फौरी फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं, हो जाएगा इंशाल्लाह। मुकदमा दर्ज होगा इसका? मुकदमा जी, इनकी लवाहिकीन की मुद्दइयत में वालिद जो है इनकी, अभी मुकदमा हम दर्ज कर रहे हैं। थोड़ी देर में इनका मुकदमा दर्ज हो जाएगा। बिल्कुल, लाश ज़ब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल की गई है। इमीडिएट पता चला है कि इसका लाइसेंस भी मौजूद नहीं था। शांति नगर की रिहायशी 23 साल खातून थी, बाइक चला रही थी और हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था। यहाँ खातून की भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह वो बाइक चला रही थी, वो बारिश से बाइक फिसली है और डंपर वाले ने आके उसको कुचल दिया। खातून जाबाक हो गई, 23 साल नौजवान लड़की जाबाक हुई है। अब जो है वो उनके लवाहिकीन की मुद्दइयत में FIR दर्ज की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फरार ड्राइवर की तलाश जो है वो की जा रही है। जी, आर्ट चौक में सेरेमिक आर्ट की नुमाइश सज गई। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे राहिल बेग से।
जिस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट चौक पे, जहाँ पर खूबसूरत एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ मारूफ मुसव्विरा मुजस्मा साज आलिया यूसुफ मौजूद हैं, जिन्होंने सिरेमिक आर्ट के ज़रिए मुख्तलिफ अशकाल को में ढाला है। मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर जो अशिया हैं वो नज़र आती हैं। आलिया जी, क्या कहेंगी आज की खूबसूरत एग्जीबिशन के बारे में? सिरेमिक के बारे में थोड़ा सा मैं लोगों को अवेयर कराना चाहूँगी कि सिरेमिक आर्ट जो है काफ़ी आजकल पाकिस्तान में आई वुड से कि मुश्किल हालात से गुज़र रहा है, जैसे पूरा मुल्क जो है मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। उसकी खूबसूरती और उसकी जो मेहनत और उसके पीछे जो सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं सिरेमिक आर्ट के लिए, जो कि क्ले और पॉटरी में इस्तेमाल होती हैं, तो उसी मटेरियल और उसी मेथड को मैंने लेकर इस तरह से आज एक डिफरेंट फॉर्म्स और स्कल्पचर्स क्रिएट किए हैं। अगर देखें तो आर्ट एग्जीबिशंस तो बहुत ज़्यादा लगती हैं, मगर सिरेमिक आर्ट की जो एग्जीबिशंस है बहुत कम होती जा रही हैं। बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह आई वुड से कि फैसिलिटीज़ हैं, और जो उससे बड़ी वजह है कि जो आर्ट और डिज़ाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेरे ख़्याल में वहाँ पे इस डिपार्टमेंट या इस सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रमोट करने की तरफ जो है वो रुझान मुझे लगता है कि कुछ कम है। आई थिंक इसको जो है जितनी यंगर एज में हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएंगे सिरेमिक्स, उतना बेहतर होगा और इतना आई थिंक इसके अंदर लोग आना चाहेंगे। नौजवान नस्ल में इसकी अहमियत और इसकी इफादियत को भी ज़रूर रोशनास करवाना चाहिए, और इस आर्ट के ज़रिए ना कि सिर्फ हम अपनी तारीख़ी हैसियत और बल्कि अपनी सकाफ़त को भी दुनिया भर तक पहुँचा सकते हैं। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।